33 साल तो डायरेक्ट मिलिट्री रूल रहा यहाँ पे, और 33 साल मिलिट्री ने हुकूमत की इस मुल्क पे, और जो बाकी कुछ साल बचे उनमें बज़ाहिर सिविलियन गवर्नमेंट्स थीं, लेकिन उनको हुकूमत नहीं करने दी गई। तो ये हमारा बहुत बड़ा अलमिया है। अच्छा, अब जब मुल्क वजूद में आया तो उस वक्त हमने जो एक ब्रिटिश मिलिट्री ट्रेडिशंस थी उनको हमने इनहेरिट किया, और वो बड़ी स्ट्रांग थी, और एक इंटीग्रेटेड एक फोर्स थी, स्ट्रांग फोर्स थी। और तकरीबन 33% जो यूनाइटेड इंडिया की फौज थी वो पाकिस्तान के हिस्से में आई। इसके बरक्स जो बाकी सारे रिसोर्सेज थे वो कुछ 17% के करीब थे जो पाकिस्तान को मिले। अच्छा, जो हमारी लीडरशिप थी, पॉलिटिकल लीडरशिप, वो बहुत कमजोर थी। उसमें बहुत से ऐसे लोग थे जो अपने जाती मफाद की खातिर मुस्लिम लीग में शामिल हो गए, और उसके बाद वो इक़्तिदार में आ गए, और हमारी जो टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप थी वो बस रिसोर्सेज बांटने में लग गई। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारी फौज थी, हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट थी, वो बहुत स्ट्रांग थी, एक बाकायदा इदारा मौजूद था। तो आप ये देखिए कि जो साजिशें थी ना वो शुरू हो गई थी पाकिस्तान बनने के फौरन बाद। जिन्ना की जो मौत थी वो बड़े पुरअसरार हालात में हुई। इसी तरह लियाकत अली खान जो पहले वजीर आजम थे वो भी बहुत ही मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में फौत हुए, और जिस शख्स ने उनको कत्ल किया उसको मौके पे मार दिया गया, और जिसने मारा वो पुलिस का एसपी था, और उसको बाद में बड़ा नवाजा गया। और कोई उसमें बाकायदा तौर पे आज तक हमें नहीं पता कि वो जो क्या तहकीकात हुई, और वो तहकीकात जो हुई तो एक जहाज वो फाइल लेके जा रहा था, राहवाली के करीब गुजरांवाला के पास गिरा, तबाह हो गया, और वो सारा रिकॉर्ड जाया हो गया। फातिमा जिन्ना की मौत कैसी हुई? खैर, बहरहाल ये 58 तक जो हुकूमतें आती रहीं वो बस थोड़ा ही अरसा उन्होंने निकाला, और फिर एस्टेब्लिशमेंट ने उनको फारिग कर दिया। तो एस्टेब्लिशमेंट का जो रोल है वो पाकिस्तान बनने के फौरन बाद शुरू हो गया, और वो बड़ा स्ट्रांग था, और वो स्ट्रांग से स्ट्रांग तर होता चला गया। तो बात यह है कि हमारी जो लेगेसी थी ना वो यही थी कि बहुत एक वीक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन मिला, और बहुत स्ट्रांग एस्टेब्लिशमेंट मिली। और इस वक्त अब वो जो मामलात हैं वो अपने इस वक्त अरूज पे हैं, इंतहा पे हैं, यानी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का तकरीबन सफाया हो गया है। आपको कुछ स्केलेटन्स नजर आते हैं, लेकिन असल जो पावर है, और असल जो से है, और असल जो स्ट्रेंथ है वो सारी उन्हीं के पास है, एस्टेब्लिशमेंट के पास। इंडिया में ऐसा नहीं हुआ। इंडिया में एक बहुत स्ट्रांग पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट करता था, और उसको इस चीज़ का इदराक था कि अगर हम कमज़ोर हुए तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इक़्तिदार पे कब्जा कर लेगी। तो शुरू से ही उन्होंने बड़ी स्ट्रांग डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन सेट की। अभी कल ही उनका यौम जमहूरिया मनाया गया है। उन्होंने 1950 में अपना आइन बना लिया, और फिर हर चीज़ को आइन के ताबे कर दिया। हमारे यहाँ तो आप देखिए ना कि 47 में मुल्क बन रहा है, और 56 में पहला आइन आ रहा है जिसको कि 2 साल भी बर्दाश्त नहीं किया एस्टेब्लिशमेंट ने, और उसको एब्रोगेट कर दिया। 58 में अयूब खान का मार्शल लॉ आ गया। तो हमारे यहाँ वो आइन की हुकूमत कायम नहीं हो सकी, इंडिया में आइन की हुकूमत कायम हो गई, और यही वजह है कि आइनी हुकूमत के तहत आज वहाँ पे सिविलियन इदारे मजबूत हैं एस्टेब्लिशमेंट के मुकाबले में। जबकि हमारे यहाँ सूरत हाल बिल्कुल इसके उलट है कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल जो या सियासी इदारे इंतहाई कमज़ोर हो चुके हैं, और एस्टेब्लिशमेंट उतनी ही ताकतवर हो गई है। जी आरजू। सर, पाकिस्तान में ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो एक तरह से हार्ड स्टेट बनने जा रहा है। तो सबसे पहले तो ये हार्ड स्टेट क्या होती है, और क्या वाकई पाकिस्तान उस तरफ जा रहा है आपके ख्याल से? जी जी, हार्ड स्टेट
वही होती है जो कि एक सिक्योरिटी स्टेट होती है, जहाँ पे के जो सियासत है वो रियासत के ताबे होती है, और रियासत की फिर एक ख़ास डेफिनेशन की जाती है कि जी रियासत ये है, ये लोग रियासत हैं, और हर चीज़ इनके ताबे होगी, और यही वो लोग हैं जो तय करेंगे कि क्या चीज़ मुल्क के मफाद में है और क्या नहीं है, और कोई दूसरा उनकी उस तौजी को, उनकी तशरीह को चैलेंज नहीं कर सकता। वो अगर समझते हैं कि 10 लोगों को उठा के जेल में डाल देना है, या अदालतों पे असरअंदाज होना है, या किसी को बात नहीं करने देनी, सख्त सजाएं देनी हैं। अभी आपने देखा ना वो क्या हुआ उसके केस में, ईमान मजारी के और हादी अली चट्ठा के। तो जहाँ पे के एक अथॉरिटेरियन रूल इम्पोज कर दिया जाए अवाम पे, जहाँ पे रिप्रेशन हो, जहाँ पे कि शख्सी आज़ादियाँ ना हो, बात करने की किसी को आज़ादी ना हो, बुनियादी इंसानी हकूक पामाल कर दिए जाएं, इदारे ख़त्म कर दिए जाएं, तो वो एक हार्ड स्टेट होती है, और हम वो हार्ड स्टेट इस वक्त बन चुके हैं। जी अर्ज। बिल्कुल, लेकिन सर खैर ऐसा होना नहीं चाहिए सर। एक तरफ जो है वो पाकिस्तान के ऊपर ये इल्जामात भी लगाए जाते हैं या कहा जाता है कि हम टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, फंडिंग करते हैं। हम एक बार नहीं 4 बार एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में भी जा चुके हैं। कहाँ तक ये इल्जामात ठीक है, और अगर ये सच है तो पाकिस्तान कब इस तरफ चला गया? इसलिए कि मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान बनने के शुरू से ही यहाँ पर इस तरह के लोग रहे जिनको के टेररिस्ट कहा जाए या जिनके ऊपर टेररिज्म के एलिगेशंस हो। आपको क्या लग रहा है कि कब पाकिस्तान उस गलत रास्ते पे चला गया? देखिए, ये जो मामलात खराब हुए ना, ये अफगान वॉर जब यहाँ पे आई है, अफगान वॉर शुरू हुई है 79 में, रशियन ट्रुप्स आ गए थे वहाँ पे, तो उस वक्त फिर हम आला कार बने आलमी ताकतों का, ख़ास तौर पे वेस्ट का। तो उस वक्त फिर हमने जो लोग अफगानिस्तान में जाके तखरीबकारी करते थे उनको हमने सपोर्ट करना शुरू कर दिया, और 79 से 89 तक हम उन्हें सपोर्ट करते रहे। और पूरी दुनिया से जो मिलिटेंट्स थे वो यहाँ आते थे, यहाँ पे ट्रेनिंग कैंप्स थे, उनको तैयार किया जाता था, उनको वहाँ भेजा जाता था, और हमारी रियासत इस पूरे अमल की सरपरस्ती कर रही थी। तो 79 से 89 तक हम ये सब कुछ करते रहे, और हम अफगानिस्तान के अंदर तखरीबकारी को बाकायदा तौर पे पैट्रनाइज करते रहे, उसकी सरपरस्ती करते रहे। 89 में जब यहाँ से रशियंस चले गए तो वो अब एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो चुका था, तालिबान तैयार हो चुके थे, उनके पास ट्रेनिंग थी, हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज थी उनका बड़ा एक क्लोज एक कोलैबोरेशन रहा उनके साथ। तो वो अब फिर 89 में उन्होंने कश्मीर की तरफ रुख किया, और फिर वहां पे सिलसिला शुरू हो गया। तो रियासती जो इदारे थे वो उन्होंने फिर दूसरी तरफ अपनी तवज्जो मरकूज की, और फिर यहाँ पे तंजीमें बनी, तंजीमें बनाई गई, उनको ट्रेनिंग दी गई, उनको भेजा गया वहाँ पे, उन्होंने फिर वहाँ जाके वही कुछ किया जो कि उससे पहले उनके प्रीडिसेसर्स अफगानिस्तान में करते रहे थे। तो ये सिलसिला शुरू हो गया, और रियासती इदारे इसमें बाकायदा तौर पे शामिल थे। तो इसी वजह से फिर आपको पता है पाकिस्तान एफएटीएफ में भी चला गया, और फिर बाद में एफएटीएफ की वजह से हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और बड़ी मुश्किल से हम उससे बाहर निकले। बहुत सी ऐसी आउटफिट्स थी जिनको हम सपोर्ट कर रहे थे, और वो यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर की थी कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। बहुत से ऐसी शख्सियात थी जिनको के टेररिस्ट करार दिया गया यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, जिनमें एक मिसाल हाफिज सईद की भी है। तो ये सब लोग जो थे ये बाकायदा हमारी रियासती इदारों के साथ मिलके ये सब कुछ करते थे। तो ये हम करते रहे, लेकिन फिर हमने रियलाइज किया कि यार इसका नुकसान हमें ज्यादा हो रहा है, और एफएटीएफ की हम ग्रे लिस्ट में हैं। तो फिर हमें कुछ थोड़ा सा होश आया, और फिर हमने
अपने आप को थोड़ा सा पीछे हटाया, अपना हाथ खींचा पीछे। लेकिन इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या है, वैसे जाती तौर पे मैं समझता हूँ कि अब वो जो पहले वाली एक इन लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी ना, वैसी नहीं है अब, इस वक्त वैसी नहीं है। और अब काफ़ी इन्होंने सबक सीखा है इस चीज़ से कि हमें अब उस तरह खुल के इन ऑर्गेनाइजेशंस को हमें सपोर्ट नहीं करना चाहिए। तो अब काफ़ी ये बैकफुट पे जा चुके हैं। लेकिन बहरहाल एक लेगेसी मौजूद है इसकी। जी लेकिन सर एफएटीएफ में तो हम एक बार नहीं 4 बार गए हैं, लेकिन इसके साथ साथ इस तरह की जो टेरर आउटफिट्स थी या ऑर्गेनाइजेशंस थी उनको सपोर्ट करने का, जिनको कि हमारे यहाँ तो यही कहा जाता था कि नहीं जी ये टेररिस्ट नहीं है, हम तो माने ही नहीं कभी। हाफिज सईद को भी हमने यही कहा कि नहीं जी ये तो बड़ा मसीहा है, और यही हमने मसूद अजहर और दूसरे जो यहाँ पे टेररिस्ट रहे उनके बारे में भी हमने यही स्टेटमेंट्स दी। सर उसका पाकिस्तान को नुकसान क्या हुआ? हमें कोई डैमेजेस हुए या सिर्फ भारत कहता रहता है? हम कहते हैं जी भारत के अलावा तो हमें कोई नहीं कहता कि हम ऐसा करते हैं। ये भी कई लोग हमारे यहाँ जो है वो बात करते हैं या इनका ये भी क्लेम होता है। तो कहाँ तक ये बात सही है, और क्या आपको लगता है पाकिस्तान को खुद भी कोई डैमेजेस हुए इन लोगों को सपोर्ट करने के? डेफिनेटली जी, बहुत डैमेजेस हुए, क्योंकि जब आप इस तरह की मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस को आप सपोर्ट करेंगे तो एक तो आपका जो इंटरनेशनल इमेज है वो बहुत ख़राब होगा, दूसरों को मौका मिलेगा कि वो आपको एज अ टेररिस्ट स्टेट जो है वो प्रोजेक्ट करें, एक ऐसी स्टेट के तौर पे प्रोजेक्ट करें जो कि टेररिस्ट्स को सपोर्ट करती है। देखिए, टेररिज्म को दुनिया में कहीं पे भी एक अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता, उसको कंडेम किया जाता है। अब ये पहलगाम में जो कुछ हुआ वो यानी आप वसूख से नहीं कह सकते कि उसमें पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट थी या नहीं थी, ये जो भी है गालिबन नहीं थी, लेकिन स्टिल आप देखिए कि यहाँ पे इन्होंने कहा जी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था वो, यानी इंडिया ने खुद कराया था। यार ये क्या बात हुई? इस तरह तो आपको नहीं इस किस्म की बात करनी चाहिए। और चूंकि हमारी एक पूरी हिस्ट्री थी इन्वॉल्वमेंट की, लिहाजा इंडिया ने उसको बहुत प्ले अप किया और उससे हमारा इमेज बहुत खराब हुआ दुनिया में। तो ये आप देखिए ना कि जब आप इस किस्म की आप ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करते हैं तो आप रीजनल लेवल पे आपका कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है, इंटेंसिफाई होता है, इंटरनेशनल लेवल पे आपको एक ख़ास नज़र से देखा जाने लगता है, आपके जो लोग हैं उनके बारे में शकूक व शुबहात पैदा हो जाते हैं। आप लैंड करें पेरिस एयरपोर्ट पे तो वो आपकी एक्स्ट्रा तलाशी लेंगे कि यार ये उस मुल्क से आया है जहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें, फिर इंटरनेशनल सैंक्शंस लग जाती हैं। फिर उसके बाद ये होता है कि जब आप इस किस्म के एक्ट्स को जस्टिफाई करते हैं तो उससे जो लोग हैं वो ये समझने लगते हैं कि यार ये जो कुछ हो रहा है ये ठीक हो रहा है। आप टेररिज्म को अगर आप कहते हैं कि ये फ्रीडम फाइटर्स ये सब कुछ कर रहे हैं, ये तो आज़ादी की जद्दोजहद है, तो फिर वो चीज़ें आपस में गड़बड़ हो जाती हैं। फिर बहुत से लोगों को शय मिलती है कि वो इस चीज़ को प्ले अप करें मुल्क के अंदर। वो कहते हैं जी कि हम अगर वो टेररिस्ट नहीं है तो हम भी टेररिस्ट नहीं है, हम भी आज़ादी की जद्दोजहद कर रहे हैं। फिर आप कैसे डिफाइन करेंगे जी कि ये इनका टेररिज्म सही है और उनका टेररिज्म गलत है? ठीक है ना? तो ये बहुत से इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। कहीं पे भी पॉलिटिकल एंड्स के लिए आप वायलेंस का सहारा लें और इनोसेंट सिविलियंस को टारगेट करें तो पूरी दुनिया उसे कंडेम करेगी। पाकिस्तान की बदहाली को समझना है तो सिर्फ अर्थव्यवस्था या सरकार को नहीं, वहां की असली ताकत पाक फौज की नीयत और रणनीति को देखना पड़ेगा। सालों से पाकिस्तान में एक ही कहानी दोहराई जाती रही, भारत से खतरा है। इसी डर को दिखाकर बजट बढ़ाया गया, सवाल दबाए गए और सत्ता पर पकड़ मजबूत की गई। जब भी जनता ने पूछा रोजगार कहां है, महंगाई क्यों है, शिक्षा और स्वास्थ्य क्यों टूटे हैं, तो जवाब मिला सुरक्षा जरूरी है, भारत सामने है। यही डर सबसे बड़ा हथियार बना। इसी डर की आड़ में पैसों के खेल चले, गलत तत्वों को रणनीतिक
संपत्ति कहा गया और ये सोच बनाई गई कि बाहर दबाव बनेगा तो अंदर सत्ता सुरक्षित रहेगी। लेकिन नतीजा क्या हुआ? जो आग बाहर जलाने की कोशिश थी वो आग पाकिस्तान के अंदर ही फैल गई। निवेश भागा, इकोनॉमी डूबी और आम आदमी की जिंदगी और मुश्किल हो गई। सबसे बड़ी बात, हर नाकामी पर भारत का नाम आगे कर दिया गया। खुद की गलतियों की जिम्मेदारी लेने के बजाय डर का नैरेटिव बार बार बेचा गया। एक भारतीय के तौर पर यह फर्क साफ दिखता है। भारत में सुरक्षा की बात होती है लेकिन उसे विकास के रास्ते की दीवार नहीं बनाया गया। लोकतंत्र, संस्थान और अर्थव्यवस्था साथ साथ आगे बढ़े, जबकि पाकिस्तान में नीतियां नहीं बदली, सिर्फ चेहरे बदले। आज हालत यह है कि भारत का नाम लेकर डर तो दिखाया जाता है लेकिन उसी भारत से तुलना में खुद की हकीकत और ज्यादा उजागर हो जाती है। ये किसी देश या जनता के खिलाफ बात नहीं है, ये उस सोच की आलोचना है जिसने डर, दबाव और गलत प्राथमिकताओं से एक पूरे मुल्क को पीछे धकेल दिया। अब सवाल सीधा है, क्या पाकिस्तान भारत के नाम का डर बेचते बेचते कभी अपनी नीतियों पर भी नजर डालेगा या फिर वही पुरानी नीयत नई पीढ़ी को भी उसी अंधेरे में रखेगी? अपनी राय कमेंट्स में बताइए।